Now let's see. Now let's see what is mechanism of breathing. Now let's see what is mechanism of breathing. कैसे हम लोग breathing करते हैं. Mechanism of breathing. Mechanism of breathing. Though breathing is basically summation of uh, two processes: inspiration और expiration. ठीक है. Inspiration and expiration. तो अब इसको थ्योरी में पढ़ने के बजाय आई वुड प्रेफर कि आप इसका एक टेबल बना लो. ठीक है. देन इट वुड बी इजी टू रिमेंबर. टेबल बनाते हैं, सीधी सी बात, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे. इंस्पायरेशन मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है, इसको इनहेल करना. तो एयर इन, और यहां पर एल्वियोलर एयर बाहर जाएगी. जो एल्वियोलाई से एयर निकल रही है वो क्या जाएगी? बाहर जाएगी, आउट. तो इसको बोलोगे एक्सपायरेशन. तो कोई भी एयर हमेशा मूव करती है, कोई भी एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो यानी कि जब एयर हमारे बॉडी में यानी कि लंग्स में मूव कर रहा है, तब एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा होगा. किससे? हमारे लंग्स के प्रेशर से. तो जो लंग्स का प्रेशर है उसको हम क्या लिखते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. और यहां पर ठीक उल्टी चीज होगी. यहां पर क्या होगा कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, हमारी बॉडी का प्रेशर ज्यादा होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यही चीज है. दैट इज जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा लंग्स में. यहां पे इंस्पिरेशन में एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा इन लंग्स, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. लंग्स में नेगेटिव प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. यहां पर क्या लिखोगे? दैट इज एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर है इन लंग्स अगेन विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अच्छा, एक बात मैं यहां पर रोक दूं. पहले ये समझो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रहा है. ठीक है. एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रहा है, यहां एल्वियोलर एयर बाहर जा रहा है. यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है. ठीक है. एक्सपायरेशन जब हम कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है. और जब इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो कम है. इसी वजह से यहां पर नेगेटिव प्रेशर है इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स में, और एक्सपायरेशन के दौरान पॉजिटिव प्रेशर है लंग्स में. रोक कर एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको कि डायफ्राम which is specialized. ठीक है. डायफ्राम और यहां पर क्या प्रेजेंट है? स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल
are also present set of muscle also present, जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, intercostal, external and internal intercostal muscles between the ribs, between the ribs, ठीक है, between the ribs। तो जब नेगेटिव प्रेशर होगा, जब नेगेटिव प्रेशर होगा लंग्स में विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या देखने को मिलेगा, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो हम दो पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि डायफ्राम के साथ क्या होगा और एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स में, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में है, वहां उसमें क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे यहां पर डायफ्राम, डायफ्राम क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। इसके पीछे रीजन है, देखो क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। लेट्स सी, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायफ्राम है, ठीक है, ये डायफ्राम है। तो जब मैं क्या कर रहा हूं, एयर इनहेल कर रहा हूं, या इसे मैं बोल रहा हूं इंस्पायरेशन कर रहा हूं, इंस्पायरेशन कर रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा ना कि ये फ्लैट हो जाए। क्यों? तब थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा एयर थोरेसिक कैविटी में आ सकती है ना। दूसरी बात, लेकिन जब मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि ये और ऊपर चला जाए। क्यों? ताकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा एयर बाहर चली जाए, ठीक है। तो यही रीजन है कि इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का और एक्सपायरेशन के दौरान रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का, फाइन, रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का। और फिर क्या होगा इससे, अभी हमने बात की, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का, तो वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर का बढ़ेगा या घटेगा, सोचो। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब यानी कि डायफ्राम नीचे चला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर विल इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर विल इंक्रीज। अच्छा, जब रिलैक्स हो जाएगा थोरेसिक चैम्बर, तब वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber will decrease, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber will decrease। यहां पर साथ के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो डायफ्राम के साथ साथ इसके साथ जो स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, इजी सी बात है। तो आप इसके साथ साथ डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हो कि भाई जो क्या देखने को मिलेगा हमें साथ में, कि कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाता भी है, तो थोड़ा ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है। तो यहां क्या दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीजेस
बिकॉज डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। यहां पर एयर बाहर जा रही है तो हम ये चाहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज्ड बिकॉज एयर बाहर जा रही है। रिब्स और स्टर्नम दोबारा ओरिजिनल पोजीशन अटेन करेंगे, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगी और अपवर्ड जाएगी। ठीक है, तो बस यही कंपैरिजन हमको देखना था। दिस इज ऑल अबाउट इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यहां पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मसल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये लिफ्ट करेंगी, जिससे आप देखोगे रिब्स जो हैं वो बाहर जाए। यानी कि जब आप ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो कि जब आप सांस लेते हो तो रिब्स जो है वो बाहर की तरफ जाती है ना, थोरेसिक कैविटी, छाती जो है वो फूल जाती है, यानी कि थोरेसिक कैविटी में एयर आ गई है ना। ठीक है, तो लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड sternum, lifts up the ribs and sternum, causing जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेस। अगेन वही बात है ना, वॉल्यूम ऑफ, जब रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, लिफ्ट्स अप होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर विल इंक्रीज। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। और वॉल्यूम जब बढ़ता है, अरे भाई केमिस्ट्री फिजिक्स पीवीएनआरटी, प्रेशर अगर वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, सीधी सी बात है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहां प्रेशर क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। और इसी की वजह से एक फिनोमिना होगा जिसको आप बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, दैट कॉजेस इंस्पायरेशन, सिंपल। तो यही तो बोला था मैंने शुरुआत में, देखो कनेक्ट हो रही है बात। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो हमने इतनी सी जो ये कहानी समझी कि भाई नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स है क्यों है ऐसा कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। ठीक है, सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, और यहां से भी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप होंगी, रिब्स, ठीक है, तो वॉल्यूम जब थोरेसिक चैम्बर का बढ़ेगा, वॉल्यूम जब तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, एंड दैट्स हाउ इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस। तो इसका ठीक उल्टा लिख दो ना, एक चीज याद रखो, दूसरे में उल्टा लिख दो, सिंपल बात है। ठीक है, तो मैं इंस्पायरेशन याद रखता हूं, एक्सपायरेशन में ठीक उल्टा लिख दो। तो मैंने क्या किया, यहां पर बोला एटमॉस्फेरिक एयर इन, यहां एल्वियोलर एयर आउट, यहां बोला एटमॉस्फेरिक एयर इज मोर देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देन नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स, पॉजिटिव प्रेशर इन लंग्स। ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज। यहां क्या लिखेंगे, रिलैक्सेशन। यहां अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहां क्या लिखेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगी तो डायफ्राम
diaphragm or sternum back to normal life, returns back to its original position, to its original position. फाइन, तो इससे क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, साथ साथ पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस. तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर increases and which leads to expiration. Simple. ठीक है, तो ये हमने इन डेप्थ पढ़ लिया. अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इनवॉलेंट्री, वैसे तो ब्रीदिंग आप क्या बोलोगे, ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है, वॉलेंट्री प्रोसेस है या इनवॉलेंट्री प्रोसेस है? आप इसको रेगुलेट जनरली तो नहीं कर रहे हो, है ना. चाहे तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको कितना ही याद रहेगा, हमेशा तो नहीं कर रहे हो, ये हो तो अपने आप ही रही है ना. तो ये ब्रीदिंग जो है एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है. ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है. लेकिन आप क्या कर सकते हो कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन एब्डोमेन, है ना. आप करते भी हो ये, कई बार बचपन में किया भी होगा कि आप जानबूझ के क्या करते हैं, ज्यादा सांस अंदर ले लेते हैं ताकि पेट ना दिखे. होता है, ऐसा करते हैं फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है. तो देखो आगे, तो ये अपने को पूरा समझ आ गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना. यही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और कुछ नहीं. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं बस. हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, हम जो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग रेट है वो क्या है? ब्रीदिंग रेट जनरली हम लोग 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं, तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, यही हमारा ब्रीदिंग रेट है. ठीक है, तो ये सब पूरा कंप्लीट बात हो चुकी है.